Good afternoon, students. Shall we start today's class? अब तक हमने यूनियन और स्टेट्स के बीच रिलेशन की बात की थी। तो यूनियन और स्टेट्स के रिलेशन 3 एस्पेक्ट्स में हमने किए थे संघ और राज्यों के संबंध। फर्स्ट था लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध। फिर सेकंड था एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, प्रशासनिक संबंध। और थर्ड लास्ट हमने किया था फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध। तीनों टाइप्स के रिलेशंस हो चुके थे। आज हम करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। संघ और राज्यों के बीच जो ये 3 तरह के रिलेशंस है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, इन तीनों को इवैल्यूएट करके, इनका मूल्यांकन करके क्या निष्कर्ष निकलता है कि राज्यों और संघ के बीच कैसे संबंध है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है, उन रिलेशंस में यूनियन में सेंटर का प्रभुत्व है कि डोमिनेट कौन करता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस को, सेंटर डोमिनेट करता है। फर्स्ट चीज ये प्रूव होती है कि जो यूनियन लिस्ट थी, संघ सूची थी, इसमें 97 और रिसेंट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, 100 विषय हैं, जबकि स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में सिर्फ 61 विषय है। और दूसरी चीज, जो थर्ड लिस्ट थी, कंक्रीट लिस्ट, समवर्ती सूची, उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों के पास होता है, लेकिन विवाद की स्थिति में किसके कानून को अहमियत दी जाती है? संसद के कानून को ज्यादा अहमियत दी जाती है। और इन तीनों सूचियों के अलावा जो लास्ट अवशिष्ट शक्तियां जो होती थी, रेडिशनल पावर्स जो होती थी, उनके ऊपर भी सेंटर का प्रभुत्व है कि रेडिशनल पावर्स भी भारतीय फेडरलिज्म सिस्टम में सेंटर को दी गई है कि जो विषय बच गए हैं उनके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार संघ को है, ना कि राज्यों को। तो लेजिस्लेटिव जितनी भी वैधानिक शक्तियां या विधायी संबंध की हम बात करते हैं, तो राज्यों के कंपैरिजन संघ के पास ज्यादा शक्तियां हैं। नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस का भी हमारे संविधान किया गया है जो खुद राज्य सूची, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेकर स्टेट ये कह देते हैं कि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हम केंद्र को देते हैं। और वो विषय हैं जैसे आर्टिकल 249 के अंतर्गत, आर्टिकल 249 में क्या था कि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 होने से ये चीज प्रूव हो जाए कि राज्य सूची में जो विषय है, कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार संघ को प्राप्त हो जाता है, यूनियन को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 253। ये बेटा आप सबकी बुक्स में यहाँ आर्टिकल 250 है, ये 250 नहीं है, ये आर्टिकल 253 है। ये आर्टिकल 253 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने के संबंध में, चाहे वो राज्य सूची से ही संबंधित विषय है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। 253 में है अंतरराष्ट्रीय समझौते और संधि, और 250 जो दिया गया है, 250 आर्टिकल क्या कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के हाथ में आ जाती है अपने आप। ये आर्टिकल 250 है, तो इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 क्या कहता है? जब 2 या 2 से अधिक स्टेट ये प्रस्ताव पारित कर दे कि जो स्टेट लिस्ट में ये जो सब्जेक्ट्स है, इससे रेलिवेंट कानून हम चाहते हैं कि संसद बनाए, सेंटर बनाए, तो संसद उससे संबंधित जो कानून बनाती है वो सब राज्यों पर समान रूप से लागू होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को लागू करता है, और जब आपातकाल घोषित हो जाता है तो स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स टू से संघ को राज्यों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार मिल जाता है। फिर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 कहता है किसी भी राज्य में संवैधानिक मशीनरी असफल रहती है तो
महाराष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो उस स्टेट की स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनसे संबंधित डिसीजंस करने की पावर भी संघ को मिल जाती है। नेक्स्ट चीज आती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। ये अब तक हमने रिलेशंस में बात की, लेजिस्लेटिव रिलेशंस की, विधायी संबंधों की। फिर प्रशासनिक संबंधों के विषय में भी ये देखने को मिलता है कि जो सेंटर है वो ज्यादा डोमिनेट है या सेंटर की सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। और सेंटर की सुप्रीमेसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में दो चीजों से प्रूव होती है। फर्स्ट तो गवर्नर को जो अपॉइंट किया जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, उसकी नियुक्ति राज्य के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति होती है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विचार विमर्श से होती है। इसलिए राज्यपाल जो राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है, एक तरह से केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि ही होता है। और दूसरी है अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी सर्विसेज, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के अधीन होती है कि केंद्र सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की जाती है और उनको फिर अपॉइंट किया जाता है या वो काम करते हैं राज्यों में, लेकिन वो उत्तरदायी केंद्र के प्रति ही होते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी ये देखने को मिलता है कि चाहे हम फॉर्मल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करें, चाहे हम सीनियर लेवल के ऑफिसर्स की बात करें, उन सबको अपॉइंट सेंटर के द्वारा ही किया जाता है। सिर्फ स्टेट में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जिसने उनको अपॉइंट किया है उनका उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसी के प्रति रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में भी सेंटर ज्यादा सुप्रीम है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिलेशंस। तो फाइनेंशियल रिलेशंस में तो स्टेट को कंप्लीटली डिपेंडेंट रहना पड़ता है सेंटर के ऊपर। ये आर्टिकल 275 किया था ना, कि आर्टिकल 275 क्या कहता है कि राज्य अनुदान केंद्र से प्राप्त होंगे या राज्य ऋण भी नहीं ले सकते हैं। राज्य ऋण लेंगे तो केंद्र से लेंगे, केंद्र को ये प्रावधान है वो विदेशों से ऋण ले सकता है। तो वित्तीय सहायता या धन से संबंधित आवश्यकता के लिए राज्य पूर्ण रूप से केंद्र पर निर्भर है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में संशोधन की 3 विधियां बताई गई हैं, एक साधारण बहुमत से, दूसरी विशेष बहुमत से, पर्यायी बहुमत से कहते हैं। और नेक्स्ट होती है और लास्ट संशोधन विधि है आधे राज्यों की सहमति से। तो ज्यादातर जो संविधान में संशोधन होते हैं वो देखने को मिलते हैं साधारण बहुमत से संशोधन के, जो सिर्फ संसद तक सीमित होते हैं। विशेष बहुमत या आधे राज्यों की स्वीकृति से संबंधित मुद्दे बहुत ही कम मिलते हैं। जैसे कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है या पहले से विद्यमान राज्य का बंटवारा करके 2 राज्य बनाने हैं, तो राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, लेकिन इससे संबंधित निर्णय भी संसद में लिया जाता है। या फिर कोई राज्य चाहता है कि वहां विधान परिषद का विघटन किया जाए या विधान परिषद का निर्माण किया जाए, तब भी संसद की सहमति अनिवार्य होती है। तो कोई भी संशोधन करने में केंद्र का प्रभुत्व दिखाई देता है, सेंटर की ज्यादा सुप्रीमेसी है स्टेट के कंपैरिजन। तो इस रिलेशंस में सारी चीजें क्या शो करती हैं कि यूनियन और स्टेट के जो रिलेशंस हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल, सारे रिलेशंस ये शो करते हैं कि इंडिया में जो फेडरलिज्म अडॉप्ट किया गया है, जो फेडरलिज्म का ढांचा अपनाया गया है, उसमें स्टेट के कंपैरिजन सेंटर को ज्यादा पावरफुल रखा गया है। और वो पावरफुल क्यों रखा गया है ये हम पहले कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड थी, हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस थे, या हमने फेडरलिज्म में भी स्टेट्स को बांध कर रखना था या विभाजित स्वरूप ना हो पाए देश का, उसी हिसाब से फेडरलिज्म को हमने अडॉप्ट किया है। और इसी चीज का उदाहरण है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में इन कहीं भी फेडरलिज्म वर्ड यूज नहीं किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज किया गया है। और अब हम बात करेंगे सेंटर और स्टेट्स के इन्हीं रिलेशंस या फिर इन रिलेशंस में सेंटर की सुप्रीमेसी की वजह से सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में तनाव आता है, और उस तनाव को दूर
करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे आयोग की स्थापना, कमीशंस को एस्टेब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की, तो ये भी हमने पहले किया था बेटा। ये आप जो मैं करवा रही हूँ ना, ये आपकी बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया गया है, इजी तरीके से सीक्वेंस से करवा रही हूँ। इसको आप अच्छे से कर लेना, नोट डाउन कर लेना, या अपने नोट्स प्रिपेयर करके, या फिर आपकी बुक की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको बहुत दिक्कत होगी, नहीं हो पाएगा, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ये इजीएस्ट वे है। तो देखो हमने पहले किया था ये वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म में किया था। वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म में एक चीज सबसे पहले की थी कि 1952 के इलेक्शन के बाद 1967 तक कांग्रेस का आधिपत्य रहा था। कांग्रेस का आधिपत्य क्या रहा था? सेंटर में और स्टेट में। कांग्रेस की सरकार थी, एक दल का शासन था। फेडरलिज्म ने यूनिटरी फॉर्म ले ली थी, एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती थी। लेकिन 1967 में 9 स्टेट्स में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और गैर कांग्रेसी सरकार बनने के बाद ही केंद्र और राज्यों के बीच टेंशन उभर कर आई थी कि एक दल का प्रभुत्व जब नहीं था तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद शुरू हो गए थे, और इसी विवाद के लिए कुछ तनाव या गतिरोध जो सामने आए थे वो है कि केंद्र राज्य संबंधों के तनाव के क्षेत्र। इनमें जो लाइंस दी गई है ना, इसको आप एज ए हेडिंग बना के डिस्क्राइब करोगे। फर्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति की, गवर्नर की अपॉइंटमेंट या गवर्नर की बर्खास्तगी, गवर्नर को हटाना, दोनों ही काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राज्यों की जहां का वो संवैधानिक प्रमुख है, वहां की सरकार या वहां की विधानमंडल का उसके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं होता राज्यपाल के ऊपर। तो ये सबसे फर्स्ट चीज है जो सेंटर और स्टेट्स को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करती है। नेक्स्ट है राज्यपाल का पार्टीवादी पक्षपात रवैया। राज्यपाल का पार्टीवादी रवैया क्यों होता है? क्योंकि राष्ट्रपति जिस गवर्नर को अपॉइंट करता है किसी भी स्टेट में, तो वो सेंटर के, केंद्र के मंत्री परिषद के परामर्श के पश्चात उसको अपॉइंट करता है, और मंत्री परिषद हमेशा अपने दल के नेताओं को विभिन्न राज्यों में राज्यपाल पद प्रदान करते हैं। और इसी वजह से जो राज्यपाल होते हैं वो अपने दल के प्रति स्वामी भक्त होते हैं, और राज्यों में भी दूसरे पार्टी की सरकार होती है। नेक्स्ट, पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन लगाना। इसका एग्जाम्पल देखने को मिला था 1977 में, जब गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, तो उस गैर कांग्रेसी सरकार ने 9 जो कांग्रेस शासित राज्य थे, 9 राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था आर्टिकल 356 के अंतर्गत। लेकिन जब 1980 में दोबारा से इंदिरा गांधी या कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने अलग 9 राज्यों में जहां गैर कांग्रेसी सरकार थी वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो बहुत बार ये देखने को मिलता है कि सेंटर में जिस पार्टी की सरकार होती है वो अपने से ऑपोजिट पार्टी की सरकार जिस स्टेट में मिलती है, वहां चाहे आर्टिकल इम्प्लीमेंट होने के सर्कमस्टांसेस फुलफिल होते हो या नहीं होते हो, वो वहां जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन थोप देते हैं। नेक्स्ट है राज्य में कानून व्यवस्था पर केंद्रीय बलों की तैनाती की। कभी भी स्टेट में जब भी कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है, तो जो आर्मी या सीआरपीएफ को जो तैनात किया जाता है, क्योंकि वो केंद्रीय बल की, केंद्र के नियंत्रण की आर्मी होती है, उसको तुरंत तैनात कर दिया जाता है। नेक्स्ट है राज्यपाल। अनुच्छेद 200 में कहा गया था कि राज्यपाल धन संबंधी या किसी बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास रख लेता है, कि राज्य का विधानमंडल जब कोई भी बिल राज्यपाल के पास साइन होने के लिए जब लास्ट में भेजते हैं, तो राज्यपाल का अगर मन चाहे वो राष्ट्रपति से विचार विमर्श करना चाहे, तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उस बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकता है, और फिर राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो बिल को स्वीकृत भी कर सकता है और अस्वीकृत भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जो धन का जो बंटवारा होता है उसमें भी राज्यों के साथ भेदभाव किया जाता है, और ये बात लाई करती है सेंटर में किसकी पार्टी है और स्टेट में किसकी पार्टी है। नेक्स्ट है योजना आयोग की भूमिका। योजना आयोग की भूमिका का मतलब है 2015 में योजना आयोग को अबोलिश करके नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग के गठन में ये बात कही गई थी कि स्टेट्स को भी सेंटर के इक्विवेलेंट इस कमीशन में या इस आयोग में
भूमिका होगी उसकी। लेकिन स्टेट्स के जो सरकार है, मंत्री परिषद है, वो सिर्फ उसके सदस्य बनकर रह गए हैं। पूर्णकालिक पदों या प्रमुख पदों पर नीति आयोग में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य ही। नेक्स्ट आता है अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी सर्विसेज की आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो ऑफिसर्स है, इनकी अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा की जाती है राष्ट्रपति की से, लेकिन ये काम करते हैं राज्यों में, लेकिन उत्तरदायी है ये केंद्र के प्रति। तो जिसके प्रति उत्तरदायी होंगे निष्ठा उसी के प्रति निभाई जाती है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है संघ के पास, केंद्र के पास, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भरपूर प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी प्रधानमंत्री होता है उसके काम जो किए जाते हैं मीडिया के द्वारा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति, कि अगर किसी मुख्यमंत्री ने कोई गैरकानूनी काम किया है तो उसके विरुद्ध जांच आयोग जो नियुक्त किया जाता है, उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा आयोग नियुक्त किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी। आ चुका है पहले की वित्तीय आवंटन में जो भेदभाव किया जाता है। और लास्ट है राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण, जो हमने अभी किया था कि राज्य सूची के विषयों पर कई बार संघ सरकार कानून बनाती है, और वो अनुच्छेद हमने डिस्क्राइब किए थे, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 253, आर्टिकल 252, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356। ये वो आर्टिकल्स हैं जो इस चीज को प्रूव करते हैं कि राज्य सूची से संबंधित विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं सेंटर और स्टेट के बीच टेंशन एरिया की तनाव के कारण, कि राज्यों और संघ के बीच तनाव किन किन मुद्दों पर है। तो अब बात करते हैं इन मुद्दों पर जो तनाव है सेंटर और स्टेट्स के बीच। इन मुद्दों को लेकर बहुत बार कुछ कमीशंस, कुछ आयोग को नियुक्त किया गया है कि इस टेंशन को रिलीज किया जाए या ये मतभेद समाप्त किए जाए। और उसके लिए सबसे पहली पहल हुई थी 1966 में एआरसी फर्स्ट की फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, और इस केंद्र सरकार के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था। और केंद्र में उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, और इस आयोग के अध्यक्ष थे हनुमंत्या, कि हनुमंत्या की अध्यक्षता में 1966 में प्रथम फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन नियुक्त किया गया था। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट एमसी सीतलवाड़ा के नियंत्रण में एक ग्रुप बनाया गया था, और उस ग्रुप ने 1969 में सेंटर में इसकी लास्ट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। और इस कमीशन ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने 22 रिकमेंडेशंस की थी, कि 22 सिफारिशें की थी कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार कैसे किया जा सकता है। जिसमें से प्रमुख सिफारिशें यहाँ शो की गई है आपके लिए, कि 22 सिफारिशें थी टोटल, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी, एक अंतरराज्यीय परिषद, इंटरनेशनल कमीशन को एस्टेब्लिश किया, जो वास्तविक रूप से किया भी गया था, कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अंतरराज्यीय परिषद हम पहले कर चुके हैं। क्या करता है इंटर स्टेट कमीशन, स्टेट और सेंटर के बीच और स्टेट टू स्टेट के बीच, कि राज्यों और केंद्र के बीच और दो या दो से अधिक राज्यों के आपसी जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने का काम करता है। नेक्स्ट इस कमीशन ने अप्रोच की थी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल एक गैर दलीय है, किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल जिसको स्टेट में राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहा है वो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही वो ऐसी किसी रीजनल पार्टी का, ना ही सेंट्रल कोई नेशनल पार्टी का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट है राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का, कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस में हम बात करें, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में करें, चाहे फाइनेंशियल रिलेशंस में करें। अभी हमने स्टडी किया था कि सेंटर को ज्यादा पावरफुल रखा गया है, केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं राज्यों के कंपैरिजन।
तो एआरसी कमीशन ने कहा था कि राज्यों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए, जैसे कि दूसरे फेडरलिस्ट कंट्री है ना, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, स्विट्जरलैंड ने, इन सब ने अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की है कि स्टेट्स को दी गई है, लेकिन कनाडा ने और भारत ने अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के हाथ में दिया है। तो इन्होंने सिफारिश की थी कि राज्यों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। नेक्स्ट एआरसी कमीशन बात करता है वित्तीय संसाधनों को स्थानांतरित करने का, कि जितने भी मनी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या इश्यूज है, वो जब उन पर ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स का नियंत्रण रहना चाहिए, जिससे उनकी केंद्र पर निर्भरता भी कम होगी और केंद्र का कार्यभार भी कम। तो लास्ट इस कमीशन में की इम्पोर्टेंस रिकमेंडेशंस में आता है कि राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती पर, कि अगर राज्य में कोई भी क्राइसिस सिचुएशन या कोई भी क्रिमिनल सिचुएशन में जब सेंटर की आर्मी को जब लगाया जाता है, तैनात किया जाता है, उस समय उस आर्मी को होल्ड करने की या उस आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उस आर्मी को कोई भी डायरेक्शंस या ऑर्डर देने की राज्य के पास शक्ति होनी चाहिए, ना कि वो केंद्र के दिशा निर्देशों में काम करे। तो सबसे पहले कि यूनियन और स्टेट्स के रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए, सबसे पहले 1966 में एआरसी कमीशन अपॉइंट किया गया था। उसके बाद आया था 1969 में राजमन्नार समिति, और राजमन्नार समिति बनाई गई थी तमिलनाडु के हाई कोर्ट के द्वारा। तमिलनाडु में उस समय डीएमके की सरकार थी, और डीएमके की सरकार की सिफारिश पर तमिलनाडु हाई कोर्ट ने डॉक्टर वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में आयोग का एक कमीशन का गठन किया गया था, जिसे राजमन्नार कमीशन समिति बोला जाता है, जिसने केंद्र और राज्यों के संबंधों को इवेल्युएट किया था। और इवेल्युएशन के बाद इस समिति में 3 सदस्यीय समिति थी, 3 सदस्य थे, राजमन्नार इसके अध्यक्ष थे। और 1971 में इस समिति ने तमिलनाडु सरकार के सामने अपना प्रपोजल पारित किया था, लेकिन इस समिति के सारे प्रपोजल्स को केंद्रीय सरकार ने पूर्ण रूप से नकार दिया था। तो इस समिति ने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस की थी? फर्स्ट रिकमेंडेशन, कुछ इंपोर्टेंट रिकमेंडेशंस मेंशन है यहाँ से, कि संविधान के वे विशेष प्रावधान जो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधित करना पड़ेगा, और संविधान ने केंद्र को जो विशेष शक्तियां दी है उनमें संशोधन की जरूरत है, और उन्हीं संशोधनों के माध्यम से फेडरलिज्म के नाम से जो यूनिटरी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्यों दोनों में एकल पार्टी की सरकार की सेंटर, जैसे कि 1967 से पहले सिचुएशंस थी, वही इम्प्लीमेंट करने की संभावना। नेक्स्ट आता है राज्यों को संसाधनों की होने वाली कमी, की राज्य के पास संसाधन, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, स्टेट के पास बहुत कम है ये रिसोर्सेज, इसीलिए वो सेंटर पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो राजमन्नार समिति ने कही कि स्टेट के रिसोर्सेज को बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट, इन्होंने कहा है कि केंद्रीय नियोजन की संस्था एवं योजना आयोग की भूमिका, कि सेंटर का जो भी पूरा फ्रेमवर्क जो कमेटियां करती हैं, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन है, नीति आयोग है, या दूसरी ऐसी जो संस्थाएं जो सेंटर के नियंत्रण में चलती हैं, उनकी भूमिका सबसे बड़ी बनती है कि वो स्टेट्स के मद्देनजरिए से समझे। और इस कमीशन ने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिकमेंडेशंस दी थी, वो रिकमेंडेशंस थी एक अंतरराज्यीय परिषद, इसकी रिकमेंडेशन पहले एआरसी कमीशन ने भी दी थी। सेकंड, योजना आयोग को खत्म कर दो, एक सांविधिक निकाय बना दो, लेकिन योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया, सांविधिक निकाय नहीं बनाया गया। नेक्स्ट, वित्त आयोग एक स्थायी निकाय। वित्त आयोग क्या होता है, कर चुके हो आप पहले ये, कि 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को नियुक्त किया जाता है, जिसका एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य। लेकिन राजमन्नार कमीशन ने कहा कि वित्त आयोग को स्थायी बनाया जाना चाहिए, चुनाव आयोग की तरह ही। और नेक्स्ट, इन्होंने कहा आर्टिकल
आर्टिकल 356, आर्टिकल 357 और आर्टिकल 365 को कंप्लीटली खत्म कर देना चाहिए। ये वो आर्टिकल्स हैं जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करते हैं, या राज्यों की जो राज्य सूची में जो विषय है उन पर संघ के आधिपत्य की बात करते हैं। तो राजमन्ना समिति ने कहा इन आर्टिकल्स को खत्म ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट, राजमन्ना समिति ने कहा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है कि राज्य की विधानमंडल में जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहती है, राज्यपाल के। जब राज्यपाल को लगे संवैधानिक मशीनरी ठीक से नहीं चल रही है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तो वो सिफारिश करके राष्ट्रपति शासन लागू करवा देता है। ये अवधारणा खत्म हो जानी चाहिए। वो मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत या राज्यपाल की डिपेंडेंसी पे ना रहे। नेक्स्ट, संघ सूची संवर्ती सूची के कुछ विषयों की यूनियन लिस्ट में के कुछ विषय या फिर कंक्रीट लिस्ट के कुछ विषय स्टेट लिस्ट में ट्रांसफर कर देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अवशिष्ट शक्तियां, कि रेडिशरी जो पावर्स थी उन पर राज्यों को आधिपत्य दे देना चाहिए, अमेरिका की तरह, स्विट्जरलैंड की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह। और लास्ट कहता है कि यूपीएससी सर्विसेज, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस जो अफसर है उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इन पर राज्य के आधिपत्य की बात एआरसी करता था, लेकिन राजमन्ना समिति कहती है इनको समाप्त ही कर देना चाहिए। लेकिन राजमन्ना समिति की इन सारी की सारी सिफारिशों को केंद्र सरकार ने पूर्णतः नकार दिया। और फिर उसके बाद आई थी आनंदपुरा साहिब प्रस्ताव, आनंदपुरा साहिब प्रपोजल। और आनंदपुरा साहिब प्रपोजल लेकर आए थे 1973 में पंजाब की सरकार। पंजाब में उस समय अकाली दल की सरकार थी और अकाली दल के समर्थकों ने केंद्र और राज्यों के बीच रक्षा के मुद्दे, विदेश संबंध, संचार या मनी से रेलिवेंट जो विषय थे वो बात की कि ये सारे विषय राज्यों को सौंप देना चाहिए, जिससे कि संविधान के अनुसार वास्तविक रूप से संघीय शासन, फेडरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अपनाया जा सके। लेकिन आनंदपुरा साहिब प्रस्ताव के प्रपोजल्स को भी केंद्र सरकार ने नकार दिया था। उसके बाद आया था पश्चिमी बंगाल स्मरण पत्र की वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम आया था 1977 में, कि वेस्ट बंगाल में साम्यवादियों की सरकार थी और साम्यवादी सरकार ने एक मेमोरेंडम पब्लिश किया था जिसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच के रिलेशंस या उनके संबंधों को सुधारने की बात की गई थी। और इस मेमोरेंडम में फर्स्ट चीज क्या थी कि संविधान में संघ की जगह संघीय शब्द, कि संघ वर्ड जो यूज किया गया है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स की जगह फेडरलिज्म वर्ड को इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट कहा कि संघ सूची में जो विषय आते हैं रक्षा का, विदेश मामलों का, संचार का या फिर इकोनॉमी को होल्ड करने का, वित्तीय नियंत्रण का, उन अधिकारों को सीमित कर देना चाहिए केंद्र के इन अधिकारों। नेक्स्ट, और इन सब चीजों को किसके हाथ में दे देना चाहिए, राज्यों के हाथ में दे देना चाहिए। और यही बात राजमन्ना समिति ने भी कही थी। नेक्स्ट आता है नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति अनिवार्य है। कि वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम ने कहा कि आर्टिकल 3 जो कहता है कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों को विभाजित करके 2 राज्य बनाने या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाने का उत्तरदायित्व तो संसद के पास है, कि संसद ही ये सारे काम करता है। तो ऐसा कोई भी विभाजन करने के लिए, नए राज्य का निर्माण करने से पहले उस राज्य की विधानमंडल की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। जैसे कि अब जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को एक जो स्टेट था उसको स्टेट रखकर उसको विभाजित करके उसमें से 2 यूटी बना दी, यूनियन टेरिटरी बना दी। तो ये बात कही गई कि राज्यों को में ऐसा कोई भी विभाजन या पुनर्गठन जब होता है तो वहां के विधानमंडल से सहमति अनिवार्य है, ये करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा प्राप्त, कि केंद्र जितना भी टैक्स
लगाता है या टैक्स जितना भी कलेक्ट करता है, उस टैक्स का 75% उसे स्टेट्स को दे देना चाहिए। और ये होता है, इस प्रावधान को सहमति मिली थी कि 75% को स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सिर्फ 25% आकस्मिक निधि में डालता है कि एक्सीडेंटल जो फंड की जो प्रोविजन है उस। नेक्स्ट था राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां, कि लोकसभा निचला सदन है, जनता का सदन है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। तो राज्यसभा को भी लोकसभा के समान शक्तियां दी जाए। राज्यसभा के पास लोकसभा से कम है ना शक्तियां, जैसे धन बिल को वो सिर्फ 14 दिन रोक सकता है, या फिर कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसे बिल जो सिर्फ लोकसभा में ही पारित होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष भी उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है, कोई स्पेशल एक अध्यक्ष अपॉइंट नहीं किया जाता। राज्यसभा में ज्यादातर यही होता है, लोकसभा से जो बिल पारित हो जाता है वो राज्यसभा में पास हो जाता है। और लास्ट इस मेमोरेंडम में कहा गया था, केंद्र एवं राज्य सेवाएं होनी चाहिए, कि केवल ये जो यूपीएससी सर्विसेज है ना, इनको खत्म कर देना चाहिए। एक तो सेंटर की होनी चाहिए, एक जैसे एचसीएस होते हैं स्टेट के, एचसीएस होने चाहिए, और एक सेंटर के आईएएस होने चाहिए। यूपीएससी के नियंत्रण में जो अधिकारी होते हैं, जो राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं, उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और वेस्ट बंगाल के इस मेमोरेंडम के बाद आया था सरकारिया आयोग, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और सरकारिया आयोग के बाद आया था पूंछी आयोग, पुंछी आयोग, वो भी हम। तो ये जो दो बड़े आयोग हैं, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग, के हम नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और इनको हम पूरा डिटेल से करेंगे। तो यहाँ तक हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग में जो शुरुआत हुई थी, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को समाप्त करने की अवधारणा के प्रयास वो हुए। तो सबसे पहले हमने किया था कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से क्या देखने को मिलता है, कि केंद्र ज्यादा प्रभुत्वशाली है, केंद्र की सुप्रीमेसी ज्यादा है, चाहे वो लेजिस्लेटिव रिलेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हो, चाहे फाइनेंशियल रिलेशन हो। और इसी वजह से केंद्र और राज्यों के बीच टेंशन बनी रहती है। और इस टेंशन को रिलीज करने के लिए टाइम टू टाइम कोशिश की गई है, स्टेट्स की सरकार के द्वारा भी और सेंटर के द्वारा भी, जिसकी सबसे पहली पहल थी, सेंटर ने एआरसी कमीशन नियुक्त किया था। फिर तमिलनाडु सरकार ने राजमन्ना समिति बनाई। फिर 73 में पंजाब के अकाली दल ने आनंदपुरा साहिब प्रस्ताव पारित किया। और उसके बाद फिर स्टेट की दोबारा से कोशिश, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम बनाया। और उसके बाद सरकारिया आयोग आता है, जो सरकारिया आयोग नियुक्त किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। 3 सदस्यीय आयोग था, जिसमें सरकारिया उसके अध्यक्ष थे। तो ये करेंगे हम कल की क्लास। यहाँ तक सबको समझ आ गया? किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछो बेटा। सबको समझ आ गया यहाँ तक?